चलिए जी, पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के सेशंस लेती हूँ। जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आप लोग बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों को देना है टेस्ट सीरीज तो टोटल 31 मॉक टेस्ट है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि 10-10 मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए ओपन होने वाले हैं और आपको टेंशन नहीं लेनी। कल भी किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम मेरे 10 ही ओपन हुए हैं, अनलॉक दिखा रहा है। वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि सबका एक शेड्यूल है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के। ठीक है, तो आपके लिए जो टेस्ट हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, सारे 31 मतलब 31 बोल दिया है और इसी प्राइस के अंदर। ठीक है, तो आप लोग फुल मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। कहाँ पे लेना है? www.jrfadda.com आप लोगों की वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाओगे, कोर्सेज पे क्लिक करोगे, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर एम्प्लॉयड। In qualitative research, the scope of inquiry includes the broad thematic concerns or not। 2023 का सवाल है ये। आंसर बताइए मुझे। गुणात्मक और मात्रात्मक बताओ क्या होगा? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मैम देखिए बात ऐसी, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी है। होता है इसमें स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडेड होती है और इसके अंदर जो है वो आप लोगों के ब्रॉड थीमेटिक कंसर्न्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है ना, थीमेटिक मतलब जो मीनिंग ओरिएंटेड चीजें होती है आप सभी लोगों के। आगे बात करें तो देखो क्या क्वेश्चन आप लोगों का बना था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द डेटा इंडिकेशन। द गोल ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टडी इज टू गैदर फाइनल डेटा टू फाइंड आउट द कॉजैलिटी। दोनों में से कौन सी बातें सही है? बताओ। हम सब अच्छे से जानते हैं मैम कि ये तो ठीक बात बोल रहा है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कॉजैलिटी से रिलेटेड है नहीं, वो तो एक्सप्लेनेटरी होता है। कौन सा होता है? एक्सप्लेनेटरी होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल रिसर्च के कीवर्ड्स अगर आपको आते हैं तो उससे एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन। देखो कीवर्ड मुझे बता दो सबसे पहले तो सभी के कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंटल है, एक्स पोस्ट फैक्टो है, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, चाहे मैं एक्सपेरिमेंटल की बात करूं, चाहे मैं एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करूं, चाहे मैं बात करूं हिस्टोरिकल की या बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, सबसे पहला स्टेप तो हमेशा मैं क्या फॉलो करती हूँ मैम, आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चूज करते हो। तो देखो ये आपका क्वांटिटेटिव, ये भी आपका क्वांटिटेटिव, दिस कैन बी बोथ एंड दिस कैन बी बोथ, बट ये ज्यादातर मैम क्वांटिटेटिव ही होता है ना ज्यादातर। अब देखते हैं, आई मीन क्वालिटेटिव ही होता है। अब बात ऐसी है कि आपको क्या करना है, मैच द कॉलम। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कीवर्ड याद करो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैम मैन्युपुलेशन होता है, किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है मैम, कोई ऑलरेडी इवेंट अगर हो चुका है उसको हम स्टडी करते हैं, यानी कि ऑलरेडी होने वाले इफेक्ट को स्टडी कर चुके हैं, इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, उसका कॉज अब हम लोग ढूंढ रहे हैं क्वांटिटेटिव वे के अंदर। रेट्रोस्पेक्शन इसका कीवर्ड है, सीआईडी इसका बेस्ट एग्जांपल था। हिस्टोरिकल रिसर्च में मैम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस हम करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो चीज जैसी है, यानी कि मैम हम व्हाट का आंसर देते हैं, जो चीज जैसी है उसका आंसर हम बिल्कुल वैसे ही देते हैं। तो ये आपकी कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं एज कीवर्ड्स। 25 टाइप्स ऑफ कीवर्ड वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारे के सारे अपने हैंड रिटन कीवर्ड्स आपसे डिस्कस किए थे उसमें। अब यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज टैप्ड विद द emphasis on what internal criticism, status of facts and conditions are ascertained. A variable is manipulated to seize effects on the other variable. The differences are noted and factors causal or otherwise are determined. अब आप मुझे खुद बताइएगा, क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का आंसर 3 नहीं दिख रहा? और क्या इसी के बिहाफ पे मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकती कि ए का जो है वो 3 होने वाला है, यानी कि सी होने वाला है? क्या हम एक ही ऑप्शन से, अरे भाई वो है ये अपना क्या बोलते हैं इसको, मैच द कॉलम, एक से ही होगा वाला नारा चल रहा है क्या यहाँ पर भी? बिल्कुल चल रहा है, 100% चल रहा है, देख लो आप। और आंसर सी ही होगा इसका, गारंटीड। आगे देखो, इसके अलावा भी देखते हैं। चलो मैम मान लेते कि यहाँ पर ना ए का 3 होता, यहाँ पर भी ए का 3 होता, फिर क्या करते? आगे देखते। अब देखो आपका है देन आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो में हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई हम डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक इफेक्ट ऑलरेडी है। सीआईडी क्या करता है, मर्डर ऑलरेडी हो चुका है, अब वो उस प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं रेट्रोस्पेक्शन में जाके कि क्या हुआ होगा, कैसे मर्डरर एंटर किया होगा, है ना, क्या क्या चीजें हुई होगी, ये सारी चीजें वो इमेजिन कर रहा है।
राइट। और अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये चीज यही स्टेट कर रही है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कौन सा, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो जैसे मैंने कहा, जो चीज जैसी है उसी के स्टेटस में हम उसको पढ़ रहे हैं, एज सर्टेन कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग उसको बता रहे हैं कि ये चीज ऐसी है जी, व्हाट का आंसर आपके पास में आ रहा है। एंड देन फाइनली आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जिसके अंदर इंटरनल क्रिटिसिज्म के ऊपर हमारा क्या रहता है, ध्यान केंद्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एथनोग्राफिक रिसर्च फिर से आ गई है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का टैटू वाला टॉपिक है एथनोग्राफिक। एथोनो जो होता है उसका मीनिंग ही क्या होता है मैम, उसका मीनिंग ही होता है कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप वाला मीनिंग यहाँ पर निकल के आता है। तो किसी भी एक ग्रुप को स्टडी करना, इसी को हम लोग एथनोग्राफिक स्टडी के तौर पर पढ़ते हैं। हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बारी सभी लोग। अब रिसर्च का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि जब भी टाइप्स ऑफ रिसर्च का सवाल आएगा तो एक ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या ट्रिक थी कि मैम सबसे पहले ये पता कर लो कि ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है कि ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। अगर ये क्वालिटेटिव इन नेचर है तो फिर सारे क्वालिटेटिव के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमको ऑप्शन में ढूंढने हैं। अगर ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के सारे फीचर्स हम लोगों को ऑप्शन में ढूंढने हैं। जैसे कि अभी आप लोगों से बोला जा रहा है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, कौन सी टाइप की रिसर्च होती है मैम? एथनोग्राफिक रिसर्च जो होती है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। एम आई करेक्ट और नॉट? बिल्कुल सही, क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। अगर क्वालिटेटिव इन नेचर होती है तो चलिए आइए थोड़े ऑप्शंस देखते हैं। इट और ही गेट्स, बेसिकली जो रिसर्चर होगा ही गेट्स इमर्स्ड इन अ सोशल सेटिंग। सोशल सेटिंग के अंदर इमर्स्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था, हमारे पास तो बहुत कुछ है स्टडी करने के लिए। हमारे पास इंडिया के अंदर एक डाइवर्स कल्चर के अंदर हम लोग जीते हैं, तो आपको पता ही होगा। जैसे इमेजिन करिएगा कि जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग जो है वहाँ पे कल्चर स्टडी करने चले गए, हम नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर उनका कल्चर स्टडी करने चले गए, हम नॉर्थ के अंदर उनका कल्चर स्टडी करने, साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर, सब जगह हम अपना अपना कल्चर स्टडी करने जा सकते हैं। मान लो मुझे इंटरेस्ट है कि मैं स्टडी करूँ वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर उनकी सोशल सेटिंग में जाके इमर्ज रहूंगी। मैं देखूंगी कि वहाँ के लोगों का क्या बिलीफ है, कैसे वो मानते हैं, जो मानते हैं वो क्यों मानते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सोशल सेटिंग के अंदर वो इमर्ज होगा, 100% सही बात है। ही अवॉइड्स कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स अबाउट द ग्रुप मेंबर्स ही इज रिसर्चिंग अपॉन। देखो यहाँ पर ग्रुप स्टडी होती है तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी कि ये अवॉइड करेगा। ही ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, जैसा हमने अभी अभी बात करी, बिल्कुल ये तो जरूरी है। ही लिसन्स टू देयर कॉन्वर्सेशंस, ये भी बिल्कुल सही बात है। ही डज नॉट इंटरव्यू द पार्टिसिपेंट्स, डज नॉट इंटरव्यू गलत बात है, ही विल इंटरव्यू ऑफ कोर्स, वो तो जानना चाहेगा ना। ए, सी और डी करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। फिर से वही बात आ गई, टैटू वाली टॉपिक। ये रिसर्च बहुत ज्यादा पसंद है रिसर्चर को। ग्राउंडेड और एथनोग्राफिक दोनों ही बता दिए आज। देखो, एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस, एट्रीब्यूट्स, थियोरेटिकल डाइल्यूशन, कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्ट हैं आपके ग्राउंडेड रिसर्च का? बताइए जी। हाँ, यूजुअली कोहोरेट स्टडी के अंदर या हमारे मेडिकल रिसर्च के अंदर ज्यादातर ये यूज होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी 100% होना चाहिए था क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है क्या वो 100% होना चाहिए था हमारे पास में? यस मैम, यानी कि ये तो हटाइए क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो मेन एम है। हाइपोथेसिस भी होता है क्या प्रोडक्ट? बिल्कुल होता है मैम, एकदम बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम हमारे क्रिएशन कर रहे हैं, तो ये भी ठीक बात है ना। डी और सी होना चाहिए, ये भी हो सकता है, इन दोनों को ही हटा दीजिए। अब आगे देखिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ द कैटेगरी थियोरेटिकल डाइल्यूशन। थियोरेटिकल डाइल्यूशन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नंबर ई तो कभी नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क भी नहीं होता है। आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को याद कराएं कि ग्राउंडेड रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है कि क्वांटिटेटिव इन नेचर है। अगर ये क्वालिटेटिव इन नेचर है
तो क्या यहाँ पर हाइपोथेसिस क्रिएशन पर फोकस रहेगा और यही पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कौन सा है, ग्राउंडेड रिसर्च का प्रोडक्ट कौन सा है। तो प्रोडक्ट जो होगा मतलब जो क्रिएट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम दी बेसिक्स, कोडिंग के थ्रू अच्छे से आप लोग क्या कर रहे हो, बॉटम अप तरीके से मैम, है ना, छोटे सी चीज से हम एक अच्छे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट बना रहे हैं किसी एक कैटेगरी को स्टडी करके। अगला सवाल देखिए, पहला छोटा सवाल नॉन एमएसओ जो आपका आया था, इफ द रिसर्च इज बी कंडक्टेड ऑन वेरी यंग चिल्ड्रन और इनआर्टिकुलेट पर्सन, which one of the following methods will be appropriate in this situation? कह रहा है इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेशन क्या होता है, आर्टिकुलेशन मतलब होता है एक ऐसे सिंगल पॉइंट पर ले आना बात को, ठीक है। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से हो तो उसमें अलग मीनिंग निकाल सकते हो मैं आर्टिकुलेशन पॉइंट का। आर्टिकुलेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे किसी भी एक ग्राफ को मैं दो कनेक्टेड ग्राफ के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ, वो भी कंप्लीट। चलिए छोड़िए टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल बात पे आते हैं। अंग्रेजी में आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जो सिंगल पॉइंट पर आपको लेके आ सकते हैं या एक पॉइंट से डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। कोई एक बंदा है जो मैम बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करता है चीजों को, मतलब बहुत अच्छे से समराइज करते हैं, बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं। केस स्टडी अच्छा होगा, एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा, ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा या सर्वे अच्छा होगा? आप किसी एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जो ठीक तरीके से नहीं पॉइंटली समराइज कर पा रहे अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने में केपेबल नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा है, आप एक छोटे बच्चे से पूछिए कि भाई तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है, वो आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देगा, कभी कभी तो ऐसे आंसर्स देगा जो पॉसिबल भी नहीं होता है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देती हूँ, आप कभी देखिएगा द एलन शो करके एक बहुत अच्छा शो आता था, बड़े सालों से चलता आ रहा है। एलन जो है वो उनकी होस्ट है, नाम भी सुना होगा आपने, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला हुआ है ओबामा से। तो आप उनको देखिएगा, वहां पर वो छोटे बच्चों को लेके आती हैं, जीनियस छोटे बच्चे जो होते हैं, आप कभी उनका इंटरव्यूज निकाल के देखिएगा, एलन शो चिल्ड्रन स्पेशल ऐसे करके यूट्यूब पे सर्च करना, आप उन बच्चों की बातें सुनना, फिर आपको रियलाइज होगा कि हम क्यों ही जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के 4 साल के, उनसे बातें सुनना आप उनकी, मस्त। ठीक है, मेरा टाइम पास वही है, मैं यही कर रही होती हूँ, खुद को नीचे दिखाना मुझे बड़ा पसंद हो रहा होता है, इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों को सुन रही होती हूँ। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऐसा है मैम, आप उनसे डायरेक्टली कोई चीज पूछोगे ना, वो आपको महान ही जवाब देंगे। आप उनसे बात नहीं कर सकते हो क्योंकि उनकी बातें रैंडम होती है, वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते अपने पॉइंट को, अपने थॉट प्रोसेस को, छोटे हैं ना। तो इसीलिए केस स्टडी हम उनपे नहीं, या केस हिस्ट्री तो क्या बच्चा है भाई, 4 साल के बच्चे क्या ही केस हिस्ट्री करोगे तुम, उगने तो दो उसको, अभी उसकी बनाने तो दो उसको हिस्ट्री, अभी तो उसका प्रेजेंट ही चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। एक्सपेरिमेंट, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने वालों को हम पता ही है क्या बोलते हैं, वो गलत बात है हमारी। सर्वे हम यहाँ पर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स जितने भी लोगों के साथ में आप डेटा डिस्कस करोगे या डेटा कलेक्ट करोगे सब सेम ही सिनेरियो में होंगे। ऑब्जर्वेशन बेस्ट तरीका है, आप बैठ के बस उनको ऑब्जर्व करो, उनको सुनो, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। हाँ, एलन डीजेनेरेस विद ई नॉट ए, आप उनकी बातें सुनिएगा तो उनको सुन के आपको समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, उनको कुछ समझ नहीं आएगा आपको, हम बस ऑब्जर्व ही कर सकते हैं बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। भैया ये एक रिपीटेड सवाल है, 2021 में भी पूछे गए हैं ये कई बार, और इसको 2022 में भी आपसे पूछा गया। चलिए यहां पर मुझे बताइए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पूछी जा रही है आप लोगों से। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च, क्या मैं इस टाइप की रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च के फीचर ढूंढ के काम चला सकती हूँ? क्या अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रिसर्चर इज डिटैच फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायसेस? क्या मैं ये बोल सकती हूँ रिसर्चर बिकम्स इमर्ज्ड इन द रिसर्च सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट? क्या मैं ये नहीं बोल सकती हूँ द रिसर्चर सीक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन्स द कॉज चेंज इन or measured in social facts? Actual settings are the direct source. An attempt is made
टू सेट अप यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। अगर आपको पता है कि हम यहां पर हाइपोथेटिको डिडक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हाइपोथेटिक में सारे क्वांटिटेटिव के फीचर देख लो, एक्चुअल डेटा सेटिंग नहीं, आर्टिफिशियल सेटिंग में होता है। जनरलाइजेशन इसका मेन एम होता है। बाइसेस अवॉइड करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिविटी के साथ में काम करते हैं, इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं, रिसर्चर कोई इमर्सन नहीं करता है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ में काम करता है। यस, बिल्कुल सोशल फैक्ट्स में भी चलता है, सोशल साइंसेस में भी चलता है ये चीज, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव तरीके से काम करते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च या इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले डोमेन डिसाइड कर लो कि क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव, बस ये याद कर लो, आपको ये पता होना चाहिए, समझना होना चाहिए, उसके बाद तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट, एम्पेरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेज। भैया बहुत ही बढ़िया फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन की, पर ये इससे ऐसे नहीं आएगा, इसमें और दिमाग लगाएगा एनटीए, है ना, इसमें और पंचायती करेगा और 3-4 कीवर्ड्स लगाएगा, पर आएगा जरूर, है ना। एम्पेरिकल रिसर्च की बात चल रही है, ई फॉर एम्पेरिकल, ई फॉर एक्सपीरियंस, मैंने तो याद कर लिया है। अब ये किससे रिलेटेड है, फिक्शनल नरेटिव से रिलेटेड है, पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी से, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट से, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, किससे रिलेटेड है ये। एम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होता है, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया उसी के बिहाफ से आप टेस्ट करके जनरलाइज करोगे चीजों को। क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है क्या ये, नहीं मैम। अच्छा, पॉजिटिविस्टिक लोग क्या कहते थे, ये कहते थे हम साइंस में बिलीव करते हैं, हम एम्पेरिकल हैं, हम जो चीज एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज हम टेस्ट कर पाते हैं, हम उन्हीं को सच मानते हैं, ठीक है ना। वी आर फॉलेबल, ये मानते हैं कि हम में गलती हो सकती है, वी आर फॉलेबल, ये मानते हैं, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग जो थे वो इनके अगेंस्ट नहीं थे, बस इनसे बाद वाली एज मान लो आप, वो ऐसा कहते थे, है ना। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग कहते थे कि ठीक है साइंस जो प्रूव कर रही है वो ठीक है, बट ऐसा बहुत कुछ है जो साइंस के हाथ में नहीं है, जैसे कि मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है, वो तो बियॉन्ड साइंस है, वो ऐसा साइंस है जिसको साइंस अभी खुद प्रूव नहीं कर पाई है ना। धीरे धीरे अपनी एपिस्टेमोलॉजी को यूज करके 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 हम वो किसमें, मेटाफिजिक्स वाले को ले आएंगे अपने ऑन्टोलॉजी में। याद है ना, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े हुए हैं, दोबारा से जब आएगा पेड कोर्स तब दोबारा से आपको जब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, बट जिसने पढ़ा है ऑलरेडी पिछले कोर्स में उसको तो पता होनी चाहिए सारी चीजें, पता है ना। वो मेटाफिजिक्स वाले एक बड़ा सर्किल बनाया था और फिर अपनी एपिस्टेमोलॉजी यूज करके, यानी वे टू फाइंड द नॉलेज, हम वो ऑन्टोलॉजी में ही अपने अंदर लेके आने वाले होते थे। तो ये वर्ड सारे सुनोगे एग्जाम में, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, एम्पिरिज्म, है ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये सब टर्म सुनेंगे हम। हाँ, पॉजिटिविस्टिक का उल्टा नहीं है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, बताया था ना, एजेस की जैसे याद रखो, एजेस की जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते थे बचपन में तो एजेस होती थी ना, बिल्कुल वैसे ही पहले पॉजिटिविस्टिक लोग आए फिर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक लोग आए, वो ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। ये क्वांटिटेटिव के साथ में क्वालिटेटिव चीजों को भी मानते हैं, ये मानते हैं कॉमन सेंस से भी बहुत सारी चीजें सही हो सकती है, जबकि पॉजिटिविस्टिक लोग बोलते थे नहीं नहीं साइंस ने जो बोल दिया वही सही है। लॉजिकल पॉजिटिविस्टिक बिल्कुल ऑपोजिट बात करते थे, किसका, पॉजिटिविस्टिक का। वो बोलते नहीं 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 सारे दिन कोई साइंस ही थोड़ी करते रहेंगे हम, ये वो थे। वैसे ये एम्पेरिकल लोग हैं और किस में बिलीव करते हैं, एक्सपीरियंस में, कि हमने जो टेस्ट किया हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। अभी अभी मैंने सिखाया है, तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव आ गया, देख लो। और ये एक ही साल के पेपर में अलग अलग तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को फ्रेम किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक, मैं बार बार एक चीज रिपीट करती हूँ, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होंगे बट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्चुअल फ्रेम जरूर रिपीट होंगे। तो ये और ये एक दूसरे के बिल्कुल भाई भाई है क्या, राम लखन है क्या, हाँ जी। क्वांटिटेटिव और हाइपोथेटिको डिडक्टिव, नेचुरल सेटिंग्स पे फोकस होता है क्या इनका, अगर नेचुरल होगा तो कैसे काम चलेगा। it lays stress on generalization, yes ma'am. It emphasizes on numerical data, yes ma'am. It says that the literature view plays a minor role, ACD. Which of the following features of research are associated with qualitative inquiry?
अब देखो, अभी क्वांटिटेटिव की बात की थी, अब क्वालिटेटिव की बात कर रहा है। तो क्वालिटेटिव में एक्चुअल सेटिंग्स डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा होते हैं क्या? बिल्कुल। डेटा कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है क्या क्वालिटेटिव में? वो तो क्वांटिटेटिव में होता है। कंसर्न विद द प्रोसेसेस रेदर देन सिंपली विद द आउटकम्स, बिल्कुल ठीक, यही तो है क्वालिटी, यही तो है क्वालिटी। ठीक है, आगे देखो, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ चेंजेस, नहीं, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव पर बेस्ड होता है। ACE ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है मैम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या मतलब होता है? और मैं देख पा रही हूं आधे से ज्यादा जनता इसको गलत कर रही है। आई कैन सी दिस, विच इज वेरी बैड, राइट, विच इज वेरी बैड। अगर ये अभी भी हम लोग गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब पता नहीं क्या करके आओगे आप एग्जाम में। मुझे बहुत नर्वसनेस और डर लग रहा है अब तो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो, नाम पे तो जाओ। एक्स मतलब पता ही है आपको, एक्स तो पिछला, पोस्ट मतलब किसी चीज के होने के बाद। किस चीज के होने के बाद? कोई एक फैक्ट है जो डिराइव हम कर रहे हैं, किसी एक चीज जो पहले पास्ट में अगर हो चुकी है, उसके होने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं? उसके होने के बाद हम उसको स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मैनर के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। तो जितने भी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एग्जामिनिंग हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल present prior to the study in participants affects a dependent variable. Correct definition of ex post facto feature. अब यहां पर मैं चाहती तो बहुत सिंपली आप लोगों को लिखकर दे दी थी कि किसी भी इफेक्ट को स्टडी करना, या किसी भी कॉज को स्टडी करना इफेक्ट के बाद में। मैं ये चाहती तो लिख सकती थी, बट एग्जामिनर आपको इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देने वाला है। थोड़ा बहुत तो सोचो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो जल्दी से याद करिए। आपके पास में एक है कॉज और एक है आपके पास में इफेक्ट। जब आप कॉज को स्टडी करते हो जो कि ऑलरेडी हो चुका है, एक्स का मतलब क्या है? ऑलरेडी हो चुका है पास्ट के अंदर, आप उसके होने के बाद में उसे स्टडी कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ द इफेक्ट। आपने इफेक्ट देखा, अब आप जाके क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो, सोच रहे हो। यहां पर आप एक्चुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्री अज्यूम करके सिचुएशन में काम कर रहे हो। और इसी वजह से ये किसकी कैटेगरी में आ जाता है? क्वाजी एक्सपेरिमेंटल की इस कैटेगरी में आ जाता है। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल टाइप। ठीक है ना? अब बात ऐसी है, क्वाजी में भी और एक्सपो पोस्ट फैक्टो में भी फर्क होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बट ये हाँ इस कैटेगरी के अंदर आता है। ये हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, ये सब एक ही बिरादरी वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल अलग है, वहां पर एक्चुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन कर सकते हो आप। एक और चीज जो एक्सपोस्ट फैक्टो की आपको याद रखनी है, ये कैसा होता है? तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है जी? क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसे गलत कर रहे हो प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाओ या रिवाइज करो, पुराने वीडियोस जाके देखो, बट इसको रिवाइज कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम में। एक्स पोस्ट फैक्टो, क्वाजी फैक्टोरियल, सॉरी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी रिसर्च? केस स्टडी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। केस स्टडी यूजीसी नेट को बड़ा पसंद है यार, हर बार एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं से केस स्टडी पूछा जाता है। केस स्टडी, सबसे पहले तो मुझे कोई ये बता सकता है कि जो केस स्टडी होती है वो आप लोगों की कौन सी टाइप की रिसर्च में आती है? होता क्या है केस स्टडी? अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो केस स्टडी है वो एक तरीके की डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। क्या होती है जी? एक तरीके की डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। यानी कि आप सभी लोग किसका आंसर ढूंढ रहे हो? व्हाट का। आप लोग प्रेजेंट टेंस के अंदर चीजों को स्टडी कर सकते हो या पास्ट टेंस के अंदर भी चीजों को स्टडी कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट का आंसर ढूंढ रहे हो, वाई का आंसर नहीं ढूंढ रहे हो। कोई चीज कैसे नहीं हुई थी, क्या हुई थी, ये ढूंढ रहे हो आप, या है ना? क्या का सवाल है भाई, क्या का। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक क्वालिटेटिव फॉर्म और एक क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं तब हम उसे बोलते हैं केस स्टडी।
और जब हम क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं सर्वे। क्वालिटेटिव, वेरी गुड, है ना। ये चीज पढ़ाई है मैंने आप लोगों को रिसर्च पे कई बार। अगर आपने मुझसे भी नहीं पढ़ा है तो जहां से भी पढ़ा होगा उन्होंने डेफिनेटली पढ़ाई होगी, क्योंकि ये तो बनता है पढ़ाना। केस स्टडी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज सिमुलेटेड इनटू लेबोरेटरी, इट इज अ पर्टिकुलरिस्टिक चॉइस, इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट इज इंडक्टिव इन नेचर, इट इज डिसरप्टिव। देखो सबसे पहली बात तो क्या ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट करेंगे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं कि आंसर हो सकता है, सबसे पहली बात तो मैं डी ऑप्शन को काटा लगाऊं, क्योंकि मैम ये तो कतई ना हो सकता, क्योंकि इसमें डी है ही नहीं, आई मीन इसमें ऑप्शन नंबर सी है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी तो 100% होगा मैम, देख लो तीनों में है। आगे बढ़ो, क्या ये इंडक्टिव इन नेचर होता है? क्वालिटेटिव है, यस मैम, इंडक्टिव इन नेचर होगा, यानी कि मैम यहां पर ऑप्शन नंबर डी भी होना चाहिए था, काटा लगाओ। यानी कि या तो आप लोगों के पास में ए होगा आंसर में, या आप लोगों के सॉरी ई होगा, या फिर बी होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि ये डिसरप्टिव होता है या पर्टिकुलरिस्टिक होता है। किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही तो डीप स्टडी करते हो ना। ये एक क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, जिसके अंदर हम किसी भी एक चीज के ऊपर डेप्थ स्टडी लगाते हैं, डीप नॉलेज हम लोग उसकी गेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स के ऊपर मैं एक केस स्टडी कर रही हूँ कि उन्होंने कैसे बनाया माइक्रोसॉफ्ट, कहाँ से शुरू किया, क्यों उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप किया था, इस तरीके की सारी चीजें मैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करती हूँ। तो मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाई कर रही हूँ। केस स्टडी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, डेप्थ स्टडी है एक डिस्क्रिप्टिव वे में, जिसमें हम क्या का जवाब ढूंढ रहे हैं, व्हाट का। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कहां से आया, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, चलिए अगर मैं यहीं पर इस सेम क्वेश्चन में आप लोगों को सर्वे के लिए पूछती तो आप मुझे क्या आंसर देते? कि अगर मैं सर्वे के लिए पूछूं सेम क्वेश्चन तो मुझे आप लोग यहां पर सर्वे के तौर पे क्या बताते? सबसे पहली बात तो जो सर्वे है वो डिस्क्रिप्टिव तो है इन नेचर, बट सर्वे जो होता है वो इंडक्टिव नहीं होता, वो डिडक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है ना, वो कैसा होगा? डिडक्टिव इन नेचर होगा। इसके अलावा मैम जो आप लोगों का सर्वे होता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में काम करता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर काम करता है। सर्वे और केस स्टडी दोनों में से अगर मैं टेस्टिंग के तौर पर, डेटा कलेक्शन के तौर पर एक बेटर टूल मानूंगी तो वो किसे मानूंगी मैम? आप वो मानोगे आपके सर्वे को। अगर दोनों में मैं बोलूं कि कॉस्ट किसकी कम आएगी तो भी वो किसकी आएगी? सर्वे की। दोनों है किसके? डिस्क्रिप्टिव के ही टाइप है। आज के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्वालिटेटिव होती है कि क्वांटिटेटिव होती है, तो भी मुझे नहीं लगता आपको यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत है। मैम दे आर बोथ। पॉपुलेशन सेंसस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी, केस स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। बहुत ही मजेदार सा सवाल है ये। सीरी को भी आंसर आ गया, अब आपको तो आ ही जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, सेंसस एक तरीके का प्राइमरी डेटा है, क्या ये मैं मान सकती हूं कि सेंसस जो होता है वो एक तरीके का प्राइमरी डेटा होता है? सेंसस मतलब क्या होता है? 10 साल के अंदर एक बार हमारी सरकार क्या करती है? जनगणना करती है, देखती है क्या पॉपुलेशन है, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, कितने बच्चे हैं घर में, है ना। ये सारी चीजों का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। क्या लिटरेसी रेट है, 10 साल में हमने कहाँ से कहाँ डेवलप किया, कैसे ग्रो किया, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल स्टडी पास्ट के अंदर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस को लेकर जब हम कोई स्टडी करते हैं पास्ट की। केस स्टडी डेप्थ एनालिसिस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज का। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कोई एग्जांपल याद करके बताए। मैम आपने बताया था बचपन से 55 तक, है ना, जब हम लोग बचपन से 55 तक एक ही सैंपल को ओवर अ प्रीलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग स्टडी करते हैं, बचपन से 55 तक जब आप एक ही सैंपल को स्टडी करते हो तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। वेयर एज अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अलावा भी एक और टाइप ऑफ स्टडी होती है जिसमें हम डिफरेंट सैंपल्स को एक ही टाइमलाइन के अंदर, एक ही समय के ऊपर स्टडी करते हैं, वो भी एक और टाइप ऑफ स्टडी होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से अलग होती है। कौन बता सकता है मुझे कौन सी स्टडी की बोल रही हूँ?
एक है आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं एक कॉज का और फिर उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पूछूं तो ये किसका एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस किसका एग्जाम्पल है? अभी बताया ना कि मैम आप बचपन से 55 तक का स्टडी कर रहे हो, एक ही सैंपल को स्टडी कर रहे हो ओवर अ प्रीलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। 10 साल के अंदर हम देख रहे हैं वही चीज ने कैसे ग्रो किया, हमारा देश कहां से कहां आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही, क्रॉस सेक्शनल स्टडी मैंने बोला था। देखो तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, वन पॉइंट इन टाइम, सेवरल पॉइंट्स इन टाइम, बचपन से 55 तक स्टडी करते हैं। डिफरेंट सैंपल्स होती है, इसमें सेम सैंपल होती है। स्नैपशॉट ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो होता है इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सर्वे स्टडी क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेंसस वगैरह चीजें, कोहोरेट स्टडी, ये सारी चीजें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आती है। ठीक है गाइज, तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। बस इसी तरीके से अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज करके क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से पेपर नहीं निकलेगा, उनके कॉन्सेप्ट्स भी हमको रिवाइज करने होंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलते रहिएगा।